खामपटी खामपटी भी बोलते हैं, खामटी भी बोलते हैं। किस राज्य का त्योहार है? अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? जब पद्मावत पुस्तक लिखी गई उस समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? पीपला पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? और पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 कब लॉन्च की गई? यहाँ प्रश्न में थोड़ी सी एरर है। पद्मावत पुस्तक जब लिखी गई तो दिल्ली सल्तनत नहीं, ऐसे लिखो दिल्ली की गद्दी पर, क्योंकि दिल्ली सल्तनत नहीं थी तब। दिल्ली सल्तनत तो 1526 में खत्म हो गई है, 1206 से 1526 में। तो पद्मावत लिखी गई 1540 में, तो 1540 में दिल्ली सल्तनत नहीं कहेंगे, सिर्फ कहेंगे दिल्ली की गद्दी। ठीक है भाई साहब। तो खामटी कहाँ का है जी? अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है भाई साहब? अरुणाचल प्रदेश का है। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पर है? ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जब पद्मावत लिखी गई तो कौन गद्दी पर था? शेर शाह सूरी था। और पीपला की पहाड़ियां कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 कब? 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से इसको शुरू किया गया था। उम्मीद करूंगा आज का स्कोर आपका 5 रहा हो। एक बार स्कोर बता देंगे सारे प्यारे दोस्त, तब आगे चलते हैं। आज की क्लास को बहुत ध्यान से सीखेंगे और जो चीजें आप नहीं जानते हैं, जो पहली बार जाने, उसको नोट डाउन हमेशा करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। और प्यारे बच्चे जो जानते हो, कॉन्फिडेंट हो उसको लेकर के, ये तो मैं जानता हूं, नींद में भी बता सकता हूं, तो उसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी कई बच्चों के उत्तर में 4 देख पा रहा हूं, तो भैया 4 नहीं 5 देखना चाहता हूं। आगे आएंगे। देखिए जी, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? ए वैद्यनाथन है क्या? नहीं जी। दीपांकर गुप्ता है क्या? बोलेंगे जी दीपांकर गुप्ता है क्या? नहीं जी। रामचंद्र गुहा है क्या? या फिर शशि थरूर है? तो दीपांकर गुप्ता है जी क्या? नहीं जी, रामचंद्र गुहा है। रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक मैंने आपको बता रखी है, याद रख लेना। एक कॉर्नर ऑफ ए फॉरेनर फील्ड भी इन्हीं की है। एक कॉर्नर ऑफ ए फॉरेनर फील्ड, क्या बोलोगे? एक कॉर्नर ऑफ ए, सॉरी फॉरेनर नहीं, फॉरेन होगा, फॉरेन फील्ड किसकी बुक है? और आप बताएं मुझे रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक कौन कौन सी मैंने आपको बताई थी इसी क्लास में। मैंने बताया था भारत गांधी के बाद, भारत गांधी से पहले, भारत नेहरू के बाद ये पुस्तकें किसने लिखी हैं? रामचंद्र गुहा ने लिखी हैं। इन्हीं की पुस्तक है दोस्त द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। क्या बोलोगे? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसकी बुक है? मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना, किसकी बुक है? आपका रामचंद्र गुहा की बुक है। ठीक है। नेता संत और विद्वान, क्या बोलोगे? नेता संत और विद्वान, ये बुक किसकी है? ये भी भैया हमारा किसकी किताब है? रामचंद्र गुहा की किताब है। अगर हम बात करते हैं दोस्त आपका ए वैद्यनाथन की, तो इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? इन्होंने लिखी है ब्लैक मनी एंड टैक्स हेवंस। क्या बोलोगे? ब्लैक मनी के ऊपर एस वैद्यनाथन, क्या बोलोगे? ब्लैक मनी एंड टैक्स हेवंस, ये किसकी बुक है? ये आपका ए वैद्यनाथन की बुक है। दीपांकर गुप्ता की बुक की बात करें, इंटेरोगेटिंग कास्ट, क्या बोलोगे? इंटेरोगेटिंग कास्ट, ये किसकी है? इंटेरोगेटिंग कास्ट, ये आपका दीपांकर गुप्ता की है। शशि थरूर भी बच्चे बहुत बड़े लेखक हैं हिंदुस्तान के, तो मुझे बता सकते हैं आप इनकी कोई एक किताब का नाम बोलो। ए एरा ऑफ की किताब की बात करेंगे, क्या बोलोगे? एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस है जिनकी, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अंबेडकर ए लाइफ किसकी बुक है? क्या बोलोगे? अंबेडकर ए लाइफ, कई बार बता चुका हूं तुमको ये पहले भी। अंबेडकर ए लाइफ। सो बिजनेस, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो, सो बिजनेस किसकी बुक है? क्या बोलोगे? सो बिजनेस किसकी बुक है? ठीक है, सो बिजनेस। अब आगे एन एरा, तो मैंने आपको ये भी बताया, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी है? जरा बताएं। एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये किसकी है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसकी है? जरा बताएं। तो क्या बोलोगे भैया जी? वी एस नायपाल की है। किसकी है? वी एस नायपाल की है। और इनकी किताब कौन कौन सी आती है? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। क्या बोलोगे? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास किसकी बुक है? ये वी एस नायपाल की बुक है, ये आपको पता होना चाहिए। एन एरिया भी और ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक इनमें से किस कोच पर आधारित है? किस कोच के जीवन पर आधारित है? बोलेंगे भैया। क्या बोलेंगे? नामक पुस्तक किस कोच पर आधारित है? वासुदेव जगन्नाथ परांजपे, दिलीप वेंगसकर या फिर कपिल देव या सुनील गावस्कर, किस पर आधारित है? तो बच्चों का आंसर आएगा, क्या कपिल देव के जीवन पर आधारित है? नहीं जी, वासुदेव जगन्नाथ परांजपे, इनके जीवन पर आधारित है आपका बुक क्रिकेट द्रोण। क्या बोलेंगे? क्रिकेट द्रोण, जिसको किसने लिखा? मैंने कल भी बताया आपको, आनंद वासु ने लिखा है। कौन है राइटर इसके? कल हमने बात की थी, आनंद वासु इसके राइटर हैं। ठीक है, कौन? आनंद वासु। सुनील गावस्कर की बुक कौन सी है बच्चे? सनी डेज। क्या बोलोगे? सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर हैं। और स्ट्रेट ड्राइव, बड़ी पूछी जाती है क्रिकेट की बुक, याद रख लेना। स्ट्रेट ड्राइव किसकी बुक है? इनकी बुक है। क्या बोलोगे? कपिल देव जी की किताब कौन सी है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। क्या कहेंगे? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी बुक है? ये आपका कपिल देव की बुक है। अच्छा, किताबों की बात करते हैं दोस्तों, तो मुझे बताएंगे सचिन तेंदुलकर जी की किताब का क्या नाम है? सचिन तेंदुलकर जी ने कौन सी बुक लिखी है? तो क्या बोलोगे? इनकी बुक का नाम है जी प्लेइंग इट माई वे। क्या बोलोगे? प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट किसने लिखी है? द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट भाई साहब किसने लिखी है? द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट किसने लिखी है? और एक आपका डेमोक्रेसी कि क्रिकेट में कितना पक्षपात होता था, डेमोक्रेसीज 11 बुक किसने लिखी है? और लीजेंडरी इन क्रिकेटर्स, क्या बोलोगे? लीजेंडरी इंडियन क्रिकेटर्स बुक किसने लिखी है? लीजेंडरी इंडियन क्रिकेटर्स बुक किसने लिखी है? ठीक है। तो पूछे द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट, ये मिहिर बोस की पुस्तक है। किसकी? मिहिर बोस ने इस पुस्तक को भाई साहब लिखा है। किसने लिखा है जी? मिहिर बोस भाई साहब ने लिखा है। डेमोक्रेसीज 11 ये राजदीप सरदेसाई की बुक है। क्या बोलोगे? राजदीप सरदेसाई की बुक है। और लीजेंडरी इंडियन क्रिकेटर्स ये रवि चतुर्वेदी की बुक है। किसकी? रवि चतुर्वेदी की बुक है। लीजेंडरी इंडियन क्रिकेटर्स यानी जो महान क्रिकेटर्स हुए उनके जीवन पर लिखा है। ठीक है, बच्चे किसी भी परीक्षा के लिए क्लास को ले सकते हैं। आगे पी हरिकृष्णा निम्नलिखित में से किस खेल में अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? पी हरिकृष्णा का संबंध किस खेल से है? किसका? पी हरिकृष्णा। देखो पी हरिकृष्णा बच्चे, इनको हम जानते हैं, ये भारत के तीसरे ग्रैंड मास्टर हैं। अब तुम बता दो ग्रैंड मास्टर शब्द का संबंध किससे होता है? तीसरे ग्रैंड मास्टर हैं और 2004 में बच्चे ये विश्व चैंपियनशिप जीती थी, वो थी विश्व जूनियर चैंपियनशिप। क्या बोलोगे? विश्व जूनियर चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी। और इनके नाम कौन सा खेल से जुड़ा हुआ है? क्या कहोगे? शतरंज से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सन 2001 था उसमें ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे तब, लेकिन अब उस रिकॉर्ड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी भारत में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? जरा बताएं। वर्तमान में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर समझते हो? जो शतरंज का, जो बच्चे आपका अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ है वो इस टैग को देता है। पूरी दुनिया में लगभग 1700 लोगों के पास ही ग्रैंड मास्टर की उपाधि है। ठीक है, तो वर्तमान में सबसे कम उम्र के, भारत और विश्व दोनों में ही है इनका पहला स्थान, सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर जीएम लिख देता हूं, कौन है जी? क्या बोलोगे? अभिमन्यु मिश्रा है। कितनी एज में जी? अभिमन्यु मिश्रा बने हैं सबसे कम उम्र के, भारत और विश्व दोनों में। कुल बच्चे 12 साल और 4 महीने के हैं। क्या बोलोगे? 12 साल 4 महीने के हैं। ठीक है, जब कहते हैं ना कि तो बच्चा है, तो एक बच्चा ग्रैंड मास्टर भी हो जाता है। ठीक है, ग्रैंड मास्टर भी हो जाता है, अभिमन्यु मिश्रा। अच्छा भाई साहब, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? जरा बताएं। पहले ग्रैंड मास्टर जीएम
कौन है? विश्वनाथन आनंद है। क्या बोलोगे? विश्वनाथन आनंद है। ठीक है, विश्वनाथन आनंद है। मैं पूछूं दूसरे ग्रैंड मास्टर, तीसरे तो पी हरिकृष्णा मैंने आपको बता दिए। क्या बोलोगे? संतोष जी हैं। क्या बोलोगे? विदित संतोष गुजराती। संतोष गुजराती नाम याद रखें, संतोष गुजराती हैं। कौन है? संतोष गुजराती हैं। ये ग्रैंड मास्टर दूसरे थे। पहले विश्वनाथन आनंद, दूसरे कौन आपके? संतोष गुजराती, तीसरे कौन है? पी हरिकृष्णा है। कौन है? पी हरिकृष्णा। अच्छा जी, अब मुझे बताओ भारत के किस राज्य को ग्रैंड मास्टर स्टेट कहा जाता है? जीएम स्टेट किसको कहते हैं? यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर दिए? लगभग 38 ग्रैंड मास्टर किसने? तमिलनाडु में। ऐसे बच्चे पूछा जाता है ग्रैंड मास्टर कंट्री किस देश को कहते हैं? यानी वो देश कौन सा है जिसने सबसे ज्यादा शतरंज को ग्रैंड मास्टर दिए हैं? तो वो आप सॉरी यूएसए लिखो, यूएसए दूसरे नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा रूस ने। क्या बोलोगे? रूस ने। भारत तीसरे नंबर पर आता है। ग्रैंड मास्टर की संख्या में भारत कितने पर है? भारत तीसरे स्थान पर है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? अच्छा, 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वी प्रणीत। क्या बोलोगे? वी प्रणीत बने हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। वी प्रणीत कौन जी? वी प्रणीत बने। डी गुकेश नहीं, डी गुकेश नाम भी कहीं किनारे पर लिख लीजिए जो बच्चे नहीं जानते। डी गुकेश का संबंध किससे? प्रश्न बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम कहेंगे शतरंज से है जी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व है जो सिक्किम में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया क्या कहेंगे? ड्री। ड्री कहां पर? ड्राई फ्रूट्स किसने दिए थे भैया? ड्राई दिए थे आपका आंचल ने। किसको खाने को? अरुणाचल को। किसके? संगकेन। सोनम लोचार। गान निगाई कहां का है जी? गान निगाई भैया मणिपुर का। अगर तुम्हारे पास मणि है तो गाना नहीं गाना, कभी शोर मचा दो, मेरे पास डायमंड है। सी क्राई। सी कब क्राई करने लगी थी? जब उसने नाग देख लिया था। नागालैंड। ठीक है, और सोनम लोचर कहां का है प्यारे दोस्त? ये सिक्किम का है। क्या बोलोगे? सोनम लोचर कहां पर? सिक्किम में मनाया जाता है। तो ये सिक्किम के मुझे बच्चे उत्सव आप बताएं कौन कौन से हैं सिक्किम में और कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। तो सिक्किम की अगर हम बात करें, सागा दावा फेस्टिवल, मैंने बताया था ना सगाई में सिक्का मिलता है। सागा दावा फेस्टिवल कहां का होगा आपका? लोसुंग फेस्टिवल कहां का होगा? क्या बोलेंगे? लोसुंग फेस्टिवल। भूमचू फेस्टिवल। क्या बोलोगे? भूमचू फेस्टिवल। और ही बरमोक फेस्टिवल। ही बरमोक फेस्टिवल कहां का है? बी बरमोक फेस्टिवल कहां का है? क्या बोलेंगे जी? ही बरमोक भी भैया जी आपका सोनम लोचर। तो ड्री कहां का हो गया? अरुणाचल प्रदेश का हो गया भैया। गाननिगाई कहां का हो गया? मणिपुर का। सेक्रेनी कहां का हो गया? नागालैंड का। और सोनम लोचर सिक्किम। सिक्किम की अगर बात करें तो सागा दावा, लोशुंग, भूमचू और ही बरमोक होगा। क्या बोलेंगे? ही बरमोक होगा। रोने वाले बच्चे को हटाओ। कर्नाटक संगीत रिक्त स्थान में प्रचलित है। बोलेंगे जी? मोहिनी चौहान जी को गायब कर दो, मुझे आंसू किसी के पसंद नहीं है, मैं मुस्कुराते चेहरे देखना चाहता हूं दोस्त, इसलिए किसी के आंसू बानू नहीं आने चाहिए। कर्नाटक संगीत में प्रचलित है, बताएंगे एक बार कहां पर कर्नाटक संगीत का प्रचलन है? मैंने आपको कहा था बच्चे उत्तर भारत के संगीत को हम क्या कहते हैं, जरा बताएं। उत्तर भारत के संगीत को मैंने तुम्हें बताया था कि उसको हिंदुस्तानी संगीत हम कहते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्नाटक संगीत। अब बात आती है दक्षिण भारत में कौन सा जी? महाराष्ट्र चुने या तमिलनाडु? तो एकदम दक्षिण पहुंच जाओ दोस्त, एकदम दक्षिण में क्या होगा? ये तमिलनाडु होगा। क्या होगा? तमिलनाडु होगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था जो कर्नाटक संगीत है इसमें कितने रूप तरह का गायन होता है? कर्नाटक संगीत में 3 रूप होते हैं गायन के। क्या बोलोगे? 3 रूप होते हैं सिंगिंग के। कौन कौन से होते हैं आपका? एक वर्णम होता है, एक जवाली होता है। तीनों को ऑप्शन में लिख देगा बच्चे और पूछ लेगा निम्नलिखित में से किसका संबंध है जो आपका कर्नाटक संगीत से नहीं है? तो क्या बोलोगे? वर्णम, जवाली और तिल्लाना, ये तीनों रूप किसके गायन के? कर्नाटक संगीत के। मुझे बताएंगे इसके पितामह किसको कहते हैं? हु इज द फादर ऑफ कर्नाटका म्यूजिक? क्या बोलोगे? पुरंदर दास हैं। कौन है? पुरंदर दास इसके पितामह हैं। ठीक है, और बच्चे कुल राग कितने होते हैं? कितनी तरह के इसमें राग या आलाप गाए जाते हैं? वो 72 तरीके। क्या बोलोगे? 72 तरीके के होते हैं। अच्छा, तमिलनाडु के अलावा इसके प्रभाव की बात करें तो तमिलनाडु के साथ में बच्चे आंध्रा आप लोगों को याद रखना है। आंध्रा पूछना क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो आंध्रा भी होगा और आंध्रा के साथ में तमिलनाडु हो गया, केरल भी होगा और कर्नाटक भी होगा। तो कभी क्वेश्चन बन जाए जैसे ऐसे पूछ ले, मैं पूछूं कर्नाटक संगीत का संबंध किससे नहीं है? ऑप्शन 1 में दे दूं आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 में मैं आपको दे दूं केरल, ऑप्शन 3 में मैं आपको दे दूं कर्नाटक और ऑप्शन 4 में मैं आपको दे दूं उड़ीसा। तो क्या चुनोगे? तो क्या चुनेंगे जरा बताएं? किससे संबंध नहीं है? तो तब हम कह देंगे भैया जी उड़ीसा से संबंध नहीं है। किसे? उड़ीसा से संबंध नहीं है। भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ? मैं जानता हूं तुम सबको इनके बारे में पता होगा प्यारे बच्चे, फिर भी एक बार अपनी मेमोरी को जोड़ देके बताओ कि कथकली कहां का है भाई साहब? केरल का है। कहां का है? हर रोज सोचा करो। कथक कहां का है? उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कहां का? आंध्र प्रदेश का है। और ओडिशी उड़ीसा का है। तो मुगलों ने किसको जीवित किया है बच्चे? कथक को जीत किया है। और ऐसे भी पूछे तुमसे मुगल कालीन दरबारी नृत्य कौन सा था, यानी मुगलों के समय पर मुगल कालीन जो दरबारी नृत्य था तो वहां कौन सा डांस होता था? दरबारी नृत्य जो था वो कथक होता था। कथक होता था। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध कवि था जिसने महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे पर काम किया? तमिलनाडु में बहुत संघर्ष किया इन्होंने बच्चे ताकि महिलाओं को किसकी तरफ? सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ लेकर के जाएं। धीरन चिन्नामलाई हैं क्या? बोलेंगे वीरा मंगई वेलु निचियार हैं क्या? क्या पुलिथेवर हैं या सुब्रमण्यम भारती हैं? क्या बोलोगे? सुब्रमण्यम भारती हैं। इन्हीं को बोलते हैं बच्चे हम महाकवि। ये कवि थे महाकवि भरतियार। क्या नाम है? महाकवि भरतियार किसका नाम है? वो इन्हीं का नाम है। इन्होंने ही बच्चे लोगों को जगाने की कोशिश की अपनी रचनाओं के माध्यम से और इनकी 2 रचनाएं देश भर में प्रसिद्ध है। स्वदेश मित्रम। क्या बोलोगे? स्वदेश मित्रम और आपका सूर्योदयम। क्या बोलोगे? सूर्योदयम पत्रिका किसकी है? बाद में इन्होंने अंग्रेजी में भी एक पत्रिका लिखी थी जिसका नाम था बाल भारत। क्या बोलोगे? बाल भारत। क्या बोलेंगे? ये किसमें थी? इंग्लिश में भी एक मैगजीन इन्होंने लिखी बच्चे। ये पूछा जाता है बहुत, आपका एसएससी जेईई ने पूछा बाल भारत मैगजीन के संपादक कौन थे? बाल भारत। तो क्या बोलोगे? तमिलनाडु के प्रसिद्ध कवि जिनको हम क्या बोलते हैं? कवि या महाकवि भरतियार, वह सुब्रमण्यम भारती, किससे? तमिलनाडु की महिलाओं की उन्नति के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, आगे आएंगे। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में एक सफलतापूर्वक साम्राज्य की स्थापना की जो कि चालुक्य वंश के समय पर एक साम्राज्य था? इसकी राजधानी एसएससी 5 बार कम से कम पूछ चुका है दोस्त। क्या बोलेंगे? कदम्ब सूर्यवर्मन या गुर्जर प्रतिहार शासक क्या कभी कर्नाटक में थे? पुष्यमित्र सिंह ने मौर्यों को हराया तो ये भी उत्तर भारत में थे। और वासुदेव कण्व भी बच्चे आपका मगध पर रहे, यानी ये मगध के वंश हैं। गुर्जर प्रतिहार आपका गुर्जर क्षेत्र में लेकर के बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी कब्जा किया। लेकिन कदम्ब के मयूर शर्मन थे जिन्होंने स्थापना की किसकी? आपका क्या बोलोगे? किसकी स्थापना की? कदम्ब वंश की। और राजधानी इनकी बिल्कुल ना भूलना, राजधानी का नाम है वनवासी। वनवासी कर्नाटक में ही स्थित है जिसको हम वैजयंती के नाम से भी जानते हैं। वैजयंती के नाम से।
अंतिम शासक पूछे पहले तो मयूर सूर्यवर्मन है, और अंतिम शासक पूछ ले कदम्ब शासकों का, तो अंतिम शासक कौन थे भाई साहब? वो है हरिवर्मन। क्या बोलोगे? अंतिम शासक थे हरिवर्मन। ठीक है। एक आता है बच्चे आपका गुंडनापुर। क्या बोलेंगे? गुंडनापुर शिला स्तंभ लेख, जो शिला लेख है गुंडनापुर, ये आपका किस वंश से संबंधित है? कदम्ब वंश से संबंधित है। किसे? कदम्ब वंश से। ठीक है, कदम्ब वंश से संबंधित है। एक प्रश्न पूछा था कमल की आकृति के सिक्के किस वंश ने चलाए? किसके? कमल की आकृति के सिक्के। क्या बोलोगे? कमल की आकृति वाले सिक्के किसने चलाए? आकृति वाले सिक्के ये कदम्ब शासकों ने चलाए। किसने? कदम्ब शासक। कहां पर थे? कर्नाटक में थे। और कभी पूछे जो कावेरी पुराणम पुस्तक है, कावेरी पुराणम पुस्तक में कदम्बों का उल्लेख मिलता है। क्या क्या बोलेंगे? कदम्बों का उल्लेख, कदम्बों के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? कावेरी पुराणम से मिलती है। कावेरी पुराणम। प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी, क्या नाम है? अल बरूनी ने मुख्य रूप से भाषा में लिखा था। कौन सी भाषा में लिखा था अल बरूनी ने? क्या बोलेंगे? फारसी भाषा में लिखा। क्या लिखा ये भी बताना। लिखा क्या इसने? या तुर्की भाषा में, या अरबी में, या फिर उर्दू में लिखा? बोले जरा। ए ऑप्शन आता हुआ बहुत सारे बच्चों का, मैक्सिमम का उत्तर ए आता हुआ। कुछ तुर्की बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं तुर्की, लेकिन बच्चे अल बरूनी ने अरबी भाषा में लिखा। क्या बोलोगे? ये जो फारसी है ना, ये अल बरूनी की बच्चे मातृभाषा थी, तो इसीलिए हम कंफ्यूज रहते हैं बहुत बार कि फारसी में लिखा। फारसी में तो मेरे दोस्त फिरदौसी ने लिखा। फिरदौसी के अक्षरों में आते हैं फे और शे, तो वो किसने लिखा? फिरदौसी ने लिखा है। अच्छा, कौन सी पुस्तक लिखी इसने? याद रखना किसके समय पर आया? ये गजनवी के समय पर आया। किसके? गजनवी के समय पर आया। जरा बताएं बच्चे, गजनवी ने कितने आक्रमण भारत पर किए? और गजनवी के समय नंबर 1 आपका कौन? क्या बोलोगे? अल बरूनी। क्या बोलोगे? अल बरूनी। और अल बरूनी बच्चे पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम है। इसी की पुस्तक है तहकीक ए हिंद। क्या बोलोगे? तहकीक ए हिंद, जिसको भाई साहब हम किताब उल हिंद के नाम से जानते हैं। किस नाम से? किताब उल हिंद के नाम से जानते हैं। ठीक है। किस भाषा में लिखी? अरबी भाषा में लिखी। ऐसे ही दूसरा है आपका फिरदौसी, ये भी इसी समय पर आया, और फिरदौसी ने लिखी है शाहनामा। क्या बोलोगे? शाहनामा। और ये किस भाषा में लिखी गई? ये फारसी भाषा में लिखी है। कभी कंफ्यूजन नहीं होना, फैशे फैशे फैसे फैसे। और शाहनामा को हम बोलते हैं ईरान का महाकाव्य, क्योंकि ये ईरान में बहुत प्रचलित हुई। क्योंकि बच्चे फिरदौसी से जो वादा किया था अल बरूनी ने कि मैं तुमको इस पुस्तक को लिखने के एक अक्षर के 1 दिनार यानी कि गोल्ड कॉइन दूंगा आपको, लेकिन अपने वादे पर पूरा नहीं उतरा और उसका 100वां हिस्सा ही दिया। तो कहते हैं कि फिरदौसी ने उस पैसे को लेने से इंकार कर दिया और इसी शाहनामा में इसकी हकीकत लिख दी कि कितना खराब व्यक्ति है। तो लोगों ने उसको बहुत पढ़ा, बहुत प्रचलित पुस्तक हुई। तो लास्ट में फिर इसको बोलते हैं कि ऐसे बोला जाता है कि एक अरबी शासक फिरदौसी का हमेशा कर्जदार बना रहा। वह कौन है? तो वह कौन था? वो गजनवी था। क्या बोलेंगे? वह आपका कौन था? गजनवी था। ये बात याद रखेंगे। ठीक है। बाद में इसकी बेटी को भी उन्होंने पैसा पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो बैलगाड़ी जो गई गोल्ड कॉइन से भरी हुई, उस समय इसकी बेटी एक्सपायर हो चुकी थी, तो पैसा ये नहीं दे पाया। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, एक तीसरी पुस्तक आती है बच्चे, फारसी की ही चर्चित पुस्तक है तारीख उल, लिखेंगे तारीख उल फिरोज शाही। ये किसने लिखी है? तारीख उल फिरोज शाही। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है तारीख उल फिरोज शाही। क्यों इंपॉर्टेंट? क्यों भैया? आप कोई भी पेपर उठाओ बच्चे, कोई भी पेपर उठाओ 2023 का, ऐसा हुआ नहीं कि आपका सल्तनत काल और मुगल काल से पुस्तक ना पूछी गई हो। जैसे मैं तुमसे हमेशा से कहता था तबकात ए नाशिरी, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किसने लिखी है? तबकात ए नाशिरी मिनहाज उस राज में लिखी, रजिया सुल्तान के समय का इतिहास है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। किस भाषा में ये भी आपका फारसी भाषा में। क्या? फारसी भाषा में है। ऐसे ही बच्चे यामिनी वंश जो था उसके लिए पुस्तक लिखी गई, सॉरी यामिनी वंश के लिए पुस्तक लिखी गई, तारीख ए यामिनी। यामीन वंश समझते हो किसका है? यामीन वंश, यामिनी वंश किसका है? तो ये लिखी किताब आपका उतबी ने। तो यामिनी वंश गजनी का था। गजनी किस वंश से संबंध रखता था? यामिनी वंश से संबंध रखता था। कौन से वंश भाई साहब? यामिनी वंश से ये संबंध रखता था। 17 आक्रमण किए, जिसमें से कन्नौज पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है इसका, वो इसका 16वां आक्रमण था जो इसने किया आपका सोमनाथ पर। ठीक है, सन 1025 में। वो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए है। आ जाएंगे। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को निम्नलिखित में से किस स्थान पर फहराया था? स्टटगार्ट में, म्यूनिख में, बॉन में, या बर्लिन में? यानी कि चारों ऑप्शन जर्मनी के ही हैं, तो स्टुटगार्ट जर्मनी में इसको फहराया था। किस डेट को? तो विदेशी धरती पर फैलाने वाली पहली 22 अगस्त 1907 को विदेशी धरती पर तिरंगा इन्होंने फहराया था। इसीलिए मैडम भीकाजी कामा को हम बोलते हैं क्या? क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे? भारतीय क्रांति की जननी किसको कहा जाता है? क्या बोलोगे? भारतीय क्रांति की जननी। जननी का मतलब माता जो जनती है। ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी कामा है। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं बच्चे, पहला जो झंडा है हमारा, ये वाला झंडा, पहला झंडा, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। ये 7 अगस्त, इससे 1 साल पहले 1906 में ग्रीन पार्क में, भारत में, विदेशी भूमि नहीं, ग्रीन पार्क कहां पर? ग्रीन पार्क कोलकाता वाला, कानपुर वाला नहीं समझ लेना, ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था। और दूसरा एक पॉइंट है, जो कराची अधिवेशन है, जरा बताएं कराची अधिवेशन कब हुआ था? जिसके अध्यक्ष रहे थे वल्लभ भाई पटेल। तो कभी मत भूलना कराची, जब आपका सुभाष, क्या बोलो सॉरी, जब आपका शहीद आजम भगत सिंह जी को फांसी हुई, राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई, उसी वर्ष का कराची अधिवेशन है। तो कराची अधिवेशन कब हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे 1931 में। तो यहां पर क्या हो गया बच्चे? जो पिंगली वेंकैया है, यस लिख करके बोले, पिंगली वेंकैया को जानते हो, सबको पता होना चाहिए। पिंगली वेंकैया द्वारा किया डिजाइन पेश हुआ था, किया डिजाइन क्या हुआ था? पेश हुआ था, और डिजाइन पेश हुआ था, और पेश होने के साथ साथ में पास भी हो गया था, यानी उसको हमने अपना लिया था। तो पिंगली वेंकैया कौन है? भारतीय तिरंगे का बच्चे आज जो आप रूप देखते हैं वो किसने डिजाइन किया है? पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया है। मुझे बताएंगे ध्वज को कब स्वीकार लिया गया? ध्वज को ऑफिशियली कब स्वीकारा हमने? ध्वज को भाई साहब हमने 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को हमने क्या किया है? अपनाया है। 22 जुलाई 1947 को। कभी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। आगे, शिक्षा सुधारों के लिए रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की गई? तो शिक्षा के लिए विकास हो, शिक्षा के आयोग बड़े इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछे जाते हैं। 1882, तो आप कहेंगे भैया रिपन का टाइम अगर हमको याद रहे तो बड़ी आसानी से हम प्रश्न कर सकते हैं। 1880 से 84, तो किस टाइम पर? 1882 में। क्या? 1882 में। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? रिपन के समय पर क्या क्या हुआ था? एक तो नियमित जनगणना किस वर्ष से शुरू हुई? 1881। तो जब 80 से 84 है तो 1881 में भी यही होगा। ठीक है। 1882 में एक और महत्वपूर्ण काम किया इसने, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, जो लिटन लेकर के आया था, उसको इसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। बोले कि क्योंकि लिटन जो था बच्चे वो जबरदस्ती रोक लगा रहा था भारतीय पत्रों पर, इन्होंने उसको क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। 1800 बच्चे आपका 83 का
इल्बर्ट बिल, मोस्ट इंपोर्टेंट, अपनी कॉपी में लिखें इल्बर्ट बिल। बस छोटा सा शब्द लिखना कि अंग्रेजों का मुकदमा भारतीय जज भी सुन सकेंगे। अंग्रेजों का मुकदमा कौन सुनेगा? अब पहले अंग्रेज जज ही सुनते थे, अंग्रेजों का मुकदमा भारतीय जज भी सुन सकेंगे। ये किसने कहा? भारतीय जज भी सुन सकेंगे। ये अब क्या किसने कहा? ये आपका ये पारित हुआ किसके टाइम पर भाई साहब? रिपन के टाइम पर पारित हुआ। रिपन को भारतीय समाज का उद्धारक कहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अच्छा जी, अब इंपॉर्टेंट है शिक्षा के कौन कौन से आयोग भी पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है वुड डिस्पैच किस वर्ष आया था? वुड डिस्पैच किसके समय पर आया था ये भी बताना, जिसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, घोषणा पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है घोषणा पत्र। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा ये किसके समय पर आया और कब आया? क्या बोलोगे? मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी मार्क करना, 1854 में डलहौजी के टाइम पर आया था, क्योंकि डलहौजी था बच्चे 1848 से 56 तक। इनके टाइम याद रखा करो तो घटनाएं याद करना बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। एक एक दो दो को याद करते रहो, जैसे मैंने रिपन का बताया, डलहौजी का टाइम बताया। ऐसे ही बच्चे वुड डिस्पैच आया आपका। रेले आयोग पूछे, रेले आयोग का गठन कब हुआ था? 1902 में हुआ था। सैडलर आयोग पूछे, ये शिक्षा के हैं, शिक्षा के लिए सैडलर आयोग का गठन कब हुआ? 1917 में हुआ। हार्टोग आयोग पूछ ले, ये शिक्षा में सुधार के लिए आयोग थे, 1929 में आया आपका। ऐसे ही पूछ लेगा वर्धा योजना, जो वर्धा आश्रम बनने के अगले साल आई थी, वर्धा योजना। वर्धा आश्रम बनाया था गांधी जी ने 1936 में, वर्धा योजना आई थी 1937 में। ऐसे ही बच्चे आपसे सार्जेंट, क्या बोलोगे? सार्जेंट जो आयोग था ये 1944 में गठित हुआ। ठीक है, बात समझे? वुड डिस्पैच कब का? 1854 का है। 1882 का हंटर आयोग है, 1902 का बच्चे रैले आयोग है, 1917 का सैडलर आयोग है, हार्टोग आयोग है 1929 का, वर्धा योजना 1937 की, और सार्जेंट आयोग 1944 का है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे भी फटाफट से, आगे आएंगे। 1782 में निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था? बोलेंगे भी फटाफट से, किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था? भाई कैसे 1948 कह रहे बच्चे, आगे आएंगे। कई आर्टिकल उसके लिए लिखे हुए हैं, 1951 के गलत आर्टिकल हैं। क्या बोलोगे? किसने हिंदुस्तान का, किसका दिखाएंगे ऊपर क्या कह रहा है बच्चा? हैं? अबे यार, आगे आएंगे। क्या बोलेंगे? 1782 में निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया? वो कौन व्यक्ति है? तो क्या बोलेंगे? जेम्स मिल। इसने भारत का इतिहास लिखा है बच्चे, जेम्स मिल ना लिखे, भारत का इतिहास लिखा है इसने, और भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसने लिखी थी 1813 में। क्या बोलोगे? 1813 में, 1813। ये आपका इस बार सीजीएल मेंस में पूछा गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया जेम्स मिल द्वारा कब प्रकाशित हुई थी? तो क्या बोलोगे? 1813 में। तो जेम्स रेनेल ने बनाया है। किसने बनाया है? रेनेल ने बनाया है, याद रख लेना। और अगर कभी पूछे आपसे तो यही कौन कहलाएंगे? भारतीय मानचित्र के पिता, इंडियन मैप के फादर हैं। भारतीय मानचित्र के पिता किनको कहा जाता है? तो जेम्स रेनेल को कहा जाता है। लेकिन बच्चे क्वेश्चन पूछा जाए, विश्व मानचित्र पर भारत को किसने दर्शाया? विश्व मानचित्र पर भारत को सबसे पहले दर्शाया किसने? भारत को दर्शाया ये थे आपका कौन, ये बताएं। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, विश्व मानचित्र किसने बनाया? भारत का तो जान गए, पूरे विश्व का मानचित्र किसने बनाया? विश्व मानचित्र किसने बनाया आपका, ये आपको पता होना चाहिए। क्या बोलेंगे जी? भारत को विश्व के मानचित्र पर दर्शाने वाला भाई साहब टॉलमी है। कौन है? टॉलमी है, जिसने क्या लिखी है? पुस्तक भी लिखी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भारत का भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? वो आपका टॉलमी है। विश्व मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया? अनेक जी मेंडर ने बनाया। किसने बनाया है? अनेक जी मेंडर ने बनाया है विश्व का मानचित्र। तो भारत का मानचित्र जेम्स रेनेल, भारतीय मानचित्र के पिता। विश्व मानचित्र पर बच्चे टॉलमी ने दिखाया, और विश्व के अगर मानचित्र की बात करें तो वो किसने बनाया है भाई साहब? क्या कहेंगे? वो बनाया है अनेक जी मेंडर ने। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, बहुत बढ़िया गाइज, मैं अपना चैनल बेचना चाहता हूं, ऐसे बच्चों से दूर रहा करो। ये कुछ पैसे भेज के बहुत सारे बच्चों को सोचते हैं, जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे सीधे साधे से बच्चे, वो क्या करते हैं? वो इनको पैसे दे देते हैं, ये उनसे पैसे खा लेते हैं। ठीक है, उन्हीं पैसों को इधर उधर भेजते रहते हैं, पैसे से बचना है ना। भारत में अंग्रेजी शासन, गए 2000 खराब, कोई फायदा नहीं हुआ। भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। क्या? रामोसी विद्रोह हुआ एक। ये कहां पर हुआ था रामोसी विद्रोह? बोलेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ, आपका छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ। क्या बोलेंगे? या आपका पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ था। कौन से क्षेत्र में हुआ? पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ था, यानी कि पूना में ये हुआ था 1822 में। कौन इसके नेता थे? नेता है इसके चित्तर सिंह। क्या बोलोगे? नेता है इसके चित्तर सिंह, इसके नेता थे। और कौन सी जनजाति थी? रामोसी जनजाति के लिए हुआ था। क्या हुआ? मेरे पास क्या? हाँ मेरे पास, मेरे जेब में है, ले जाओ। एक सेकंड रुकना चाहिए। नो गाइस, कैसे बताऊं? पूना 1822 में नेता क्या बोलोगे? चित्तर सिंह। क्या बोलेंगे जी? चित्तर सिंह इसके नेता थे। ऐसे दो विद्रोह याद रखें बच्चे। एक सन्यासी विद्रोह कब हुआ था जरा बताएं? सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो सन्यासी जो बच्चे रिवोल्ट है आपका, हमको पता होना चाहिए, 1763 से सन 1800 हुआ है। ठीक है, और बंगाल क्षेत्र में हुआ है। मुझे बताएंगे कौन सी पुस्तक है जिसमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है? सन्यासी शब्द नहीं होता, सन्यासी होता है वैसे। क्या बोलोगे जी? कौन सी पुस्तक है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की आनंद मठ है। ऐसे ही भाई साहब याद रखो, पॉलीगर विद्रोह, इतिहास का पॉलीगर विद्रोह, बाकी इंपोर्टेंट विद्रोह मैं आपको करा चुका। पॉलीगर विद्रोह 1799 से 1801 का है। कौन इसके नेता थे? इसके नेता थे वीपी कटावामन। क्या बोलोगे? वीपी कटावमन। क्या बोलोगे? कटावमन। ये कौन थे? इस पॉलीगर विद्रोह के नेता थे। कहां पर हुआ था पॉलीगर विद्रोह? ये तमिलनाडु में हुआ था। अब आप कहेंगे भैया सन्यासी विद्रोह के नेता तुमने नहीं बताए, तो इसमें नेता मुख्यतः कोई नहीं था, जो आदि गुरु शंकराचार्य थे उनके जो अनुयायी थे उनके द्वारा ये सन्यासी विद्रोह किया गया था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह किया गया था। सर आप राजस्थान में कब आएंगे? प्यारे बच्चे, मैं आज रात को निकलूंगा राजस्थान के लिए, और रात 12 बजे चलूंगा, और 12:01 पर राजस्थान से मैं वापस आ जाऊंगा। मतलब 12 बजे यहाँ से चलूंगा, 12 बजे और 12:01 के बीच में राजस्थान पहुंच के वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मतलब सकला बुम्बू की जो जूनियर जी की पेंसिल है उसके द्वारा जो जेट बनेगा उससे मैं जाऊंगा, तो आप मुझे रास्ते में कहीं मिल जाना। भारत के संविधान का निम्नलिखित से कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? जो राज्य को परिभाषित करता है, जो स्टेट की डेफिनेशन देता है बच्चे? क्या 16 है? 16 तो बच्चे मैं आपको बता चुका। लोक नियोजन के अवसर पर समता, यानी नौकरी के फॉर्म निकलेंगे तो सभी भर पाएंगे जो उस कैटेगरी को फुलफिल करते हैं। तो वो अवसर ऐसा नहीं है कि तुम नहीं भर सकते हो इसको, तो अगर वही समानता उसके पास है आपके पास है तो दोनों भर पाएंगे, दोनों के दोनों। 22 में क्या है बच्चे? ये मैं आपको बता चुका, गिरफ्तारी से संरक्षण है। 18 में उपाधियों का अंत है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। कौन सा अनुच्छेद है ये? 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक कौन सा भाग आ जाता है? भाग 3 आ जाता है। भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों में ये बात की गई है। मौलिक अधिकारों के बहुत सारे प्रश्न कराए हैं दोस्त, कोई प्रश्न छोड़ तो नहीं दोगे? बोलेंगे अभी फटाफट से। फिर 2000 भेज दिए उसने, वर्ष 2017 में बोलेंगे एक बार
वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के समय निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों का तीसरा सर्वोच्च मूल्य था? जैसे इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसे नहीं मत का मूल्य ऐसे पूछा गया हो, अब की बार पूछा गया कुछ विशेष राज्य देकर के उनके वहां पर मतों का मूल्य संख्या में कितना होता है। तो इस बार के जो सीसेट का पेपर था यूपीएससी का, उसने क्या कर दिया, तोते उड़ा दिए सबके। तो बोलेंगे विधानसभा मतों का मूल्य, याद रख लेना बच्चे, एमएलए के वोट का मूल्य उतना ही ज्यादा होगा जहां पर जहां पर सीट ज्यादा होती है, जहां पर सीट एमएलए की ज्यादा होंगी, ठीक है, वहीं पर मत का मूल्य ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किस राज्य के एमएलए के मत का मूल्य होगा? यानी कि भैया सिक्किम में तो 32 सीट है, तो क्या सिक्किम के एमएलए के मत का मूल्य सबसे कम होता है? हाँ जी, सबसे कम होता है, 7 मूल्य है। तो क्या बोलोगे, सिक्किम का सबसे कम है। किसका कम है? सबसे, सिक्किम का सबसे कम है। लेकिन नंबर 1 पे कौन आ जाएगा जी? यूपी आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। और फिर दूसरे पर कौन आएगा जी? दूसरे पर पश्चिम बंगाल आ जाएगा। और तीसरे पर किसकी सीट है? महाराष्ट्र की। क्या बोलोगे? महाराष्ट्र आ जाएगा। महाराष्ट्र की सीट है ना बच्चे, 288 सीट है यहाँ पर, मैंने आपको कई बार बताई है। पश्चिम बंगाल दूसरे पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर 294 सीट है। यूपी पहले पर क्यों? क्योंकि इसमें 403 सीट है। क्या बोलोगे? 403 सीट है, ठीक है। 2007 की बात कर रहा है, सॉरी 17 की, 2017 की। तो 2017 में कौन राष्ट्रपति बने थे जरा बताएंगे? 2017 में प्रेसिडेंट कौन बने थे? अब क्वेश्चन पूछूंगा बड़ा जबरदस्त। प्रेसिडेंट आप कहेंगे भैया जी हम जानते हैं 2017 में प्रेसिडेंट कौन बने? रामनाथ कोविंद। मुझे बताओ, रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति बने तो इनको शपथ किसने दिलाई थी? रामनाथ कोविंद जी को शपथ किसने दिलवाई थी, ये बताना है। और अभी हमारी महामहिम कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू बनी। तो बताएंगे इनको शपथ किसने दिलाई है। तो रामनाथ कोविंद को शपथ किसने दिलवाई? जस्टिस JS खेहर थे उस समय। कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। द्रौपदी मुर्मू जी को किसने दिलाई बच्चे? NV रमन्ना थे, सॉरी NV रमन्ना थे। कौन थे? NV रमन्ना थे, ठीक है। कौन थे? NV रमन्ना। अलग अलग नाम लिखने लग गए, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। हो जाएंगे बच्चे 10 मिलियन में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है और तुम कुछ भी करा सकते हो इस शिक्षा जगत में। अध्यापकों को विशेष पहचान आप बच्चों ने दिलाई, सब कुछ आप लोगों ने किया। इसी में जो टीचर ईमानदारी से काम करता रहा, जिस टीचर ने हार्डवर्क को चुना, जिस टीचर ने हार्डवर्क और ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं चुना, उसको आपने बहुत आगे पहुंचाया है। और ऐसा नहीं है कि आपने लोगों को सिर्फ पहचान दिलाई, आपने लोगों के वो सपने पूरे किए हैं। अध्यापकों को जीवन शैली तुमने दी वो जो कभी सोच नहीं सकते थे। आज के अध्यापक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, आज के अध्यापकों को विशेष पहचान, आज के अध्यापकों के पास बहुत धन है, ये सब आपने दिलाया। 10 मिलियन बहुत छोटी चीज है, हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर विद अस देन एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता क्या कहेंगे? PG साहा के द्वारा, अनूप सिंह, VP सिंह या काका कालेलकर? क्या कहोगे? पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसके लिए? OBC कमीशन की बात कर रहा, फर्स्ट OBC कमीशन। तो काका कालेलकर आयोग भी इसको कहते हैं। 1953 में बच्चे 29 जनवरी को इसका गठन हुआ था, ठीक है। और क्या बोलेंगे? 1955 में जब इसकी रिपोर्ट आई, उसी रिपोर्ट को हम कहते हैं काका कालेलकर आयोग। क्या बोलते हैं? काका कालेलकर आयोग, इसको हमने 1955 से कहा जाने लगा। मुझे बोलेंगे सेकंड OBC कमीशन, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग भाई साहब आपसे कभी भी कहे 1979। कौन थे? BP मंडल की अध्यक्षता में। कौन इसके अध्यक्ष थे? BP मंडल इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, ये बात याद रखें। और इसी की वजह से 102वां संविधान संशोधन, क्या बोलोगे? बोले 102वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था बच्चे? जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, क्या बोलोगे? पिछड़ा वर्ग के लिए जो आपका राष्ट्रीय आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। क्या मिला? संवैधानिक दर्जा मिला। आप कहेंगे भैया हमने तो कई जगह इसको 1993 में पढ़ा है, लेकिन 1993 को बच्चे रद्द कर दिया गया। कब हुआ था ये? 2018 में हुआ था। 102वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2018 में हुआ। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा भाई साहब दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी है जो नेपाल में स्थित है? ठीक है, नेपाल में स्थित है। मोमोज खाएंगे और नेपाल में बस जाएंगे, बताएं जी। बहुत बढ़िया जी, क्या कहेंगे? नंदा देवी क्या भारत की चोटी है? हाँ जी, भारत की चोटी है। क्या भारत की चोटी है? हाँ जी, 7816 मीटर की उत्तराखंड में स्थित चोटी है, उत्तराखंड में। और भारत की, क्या बोलोगे? भारत की सेकंड ऊंची चोटी है, सेकंड हाईएस्ट पीक है भाई साहब। क्या बोलोगे? सेकंड हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दूसरे नंबर की। कंचनजंगा भारत की कहां पर स्थित है जी? सिक्किम में स्थित है। और सिक्किम में क्या है ये? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई बताओ, भारत की सबसे ऊंची चोटी। आप कहेंगे भैया अगर किसको काउंट ना करूं मैं, K2 को, क्यों ना काउंट करूं? K2 को भी काउंट करूंगा, 8611 मीटर। लेकिन बच्चे कई बार इसको पेपर में SSC काउंट नहीं करती, तो अगर वो काउंट करे, नाम दे K2, तो हम K2 को काउंट करेंगे। लेकिन उसने K2 विकल्प में नहीं दिया हुआ चारों में, तब हम काउंट करना कहां से शुरू करेंगे? सिक्किम से। और ये कितनी होती है आपकी? 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर K2 पहली तो फिर ये दूसरी, फिर नंदा देवी कौन से नंबर पर चली जाएगी? तीसरे पर। भैया धौलागिरी है क्या? धौलागिरी तो भैया जी नेपाल में है। कोमेट पर्वत उत्तराखंड का है। कहां पर है कोमेट? उत्तराखंड में स्थित है कोमेट। और धौलागिरी कहां पर है भाई साहब? धौलागिरी हमारे नेपाल में है। तो कभी गलत नहीं करना है, नेवर। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? कोमेट कहां पर है हमारा? क्या बोलोगे? उत्तराखंड में। मुझे बोलेंगे एवरेस्ट की हाइट कितनी है टोटल? ये तो सब जानते होगे भैया, ना बताएं इसको, ठीक है, नहीं बताते, आगे आओ। जो भी एवरेस्ट की ऊंचाई के चक्कर में पड़ रहा होगा ना, उसको एवरेस्ट पे टांग देंगे, है ना, इतना चक्कर में नहीं पड़ना। बहुत बढ़िया। और दशमलव में भी लिख रहे हैं, ये तो भाई बालक है, रोबोट है। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऐसे शब्दों को बेटा हम पेपर तक भूल जाते हैं, इसलिए हाईलाइट करके लिखा करो। उच्च तापमान और भारी वर्षा, जहां पर यानी टेंपरेचर भी ज्यादा, बारिश भी बहुत तेज, ऐसी मृदा को हम बोलते हैं लैटेराइट मृदा। तो बारिश तेज तो जल नहीं रुकना चाहिए, टेंपरेचर हाई हो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी खेती होती है। चाय और कॉफी में काफी लाभदायक रहती है, चाय और कॉफी में। लेटराइट मृदा का बच्चे क्या बोलोगे? लेटराइट मृदा की, सॉरी लेटराइट काली मृदा की बात करें, इसको रेगुर कहते हैं, तुम जानते होगे क्या बोलते हैं इसको? रेगुर बोलते हैं। शुष्क मृदा को हम बोलते हैं मरु मृदा। मरु क्यों? क्योंकि बच्चे ये मरुस्थल में पाई जाती है, जहां पर शुष्क हो टेंपरेचर, और आपका शुष्क टेंपरेचर के साथ में क्या होता है? आपका शुष्क मतलब बहुत ड्राई टेंपरेचर है, रेगिस्तान हो गया, जैसे मरु मतलब मरुस्थल, रेगिस्तान हो गया। लाल मृदा की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये बात याद रखें, आगे।
लाल मृदा होती है, लाल मिट्टी जो भट्टे पे ईंट बनाते हैं ना, ईंट घरों के लिए ईंट बनाने में इस्तेमाल होती है। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से सर जिसको चेरनोजम भी कहते हैं, हाँ ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। काली मृदा कपास में इस्तेमाल होती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में इसका क्षेत्रफल है, मैंने बोला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको चेरनोजम कहा जाता है। और यूपी में बच्चे जो छत्तीसगढ़ और सॉरी यूपी में झांसी और ललितपुर जो है वहां पर इसको हम किस नाम से जानते हैं, वहां पर हम इसको करेल के नाम से भी जानते हैं। ये बात मैं तुम्हें बता चुका था। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर, सुल्तानपुर ऐसे याद रखो, सुल्तानपुर, सुल्टा लेंगे। सुल्टा कौन लेते हैं? हरियाणा के पहलवान। कहेंगे कि विदेशी पहलवानों को हम अपने आप सुल्टा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनको धोबी पछाड़ देंगे। तो हरियाणा में और कौन कौन से भाई साहब? एक कहते कलेशर, कहते कोई कलेश नहीं होगा, हम अपने आप सुल्टा लेंगे। ठीक है। भिंडवास, हरियाणा के पहलवान कह रहे हैं कोई कलेश नहीं होगा, हम अपने आप भिड़ जाएंगे। भिंड से याद रख लो। खपरवास, क्या बोलोगे? खपरवास, ये कहां पर है? हरियाणा में। अब देखो कलेशर जो है ये नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर जो है ये भी नेशनल पार्क है, लेकिन भिंडवास और खपरवास ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भैया किसको कहते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य को कहते हैं। किसको? वन्य जीव अभ्यारण्य को। राजस्थान का बताओ बच्चे कोई एक। राजस्थान का क्या बोलोगे? राजा के स्थान में क्या बता रखा है मैंने आपको? रिस्क बता रखा। घना रिस्क। राजा का स्थान ऐसे ही थोड़ी मिलता, महाभारत हुई है, घना रिस्क है। कैसे मिलता है? केवल और केवल रण से मिलता है। रणथंभौर, ये कहां के नेशनल पार्क है भाई साहब? राजा का स्थान में बहुत रिस्क, कितना घना, केवल और केवल रण से मिलेगा। हिमाचल प्रदेश का पिन वैली कभी ना भूलें, क्या बोलोगे? पिन वैली नेशनल पार्क है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक इंदर किला, हिमाचल किसकी है? याद रख लेना, ये इंदर की है, इंदर की लड़की है ये, हिमा और आंचल। लेकिन बच्चे एक इंद्रावती भी है। इंद्रावती कहां का है? कभी कंफ्यूज हो जाओ, इंद्रावती छत्तीसगढ़ का है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से क्या बता रखा है मैंने? कांगेर घास, इंदर की छत पर गेर, क्या बोलोगे? घासीदास, कांगेर, ये सब कहां पर है? ये छत्तीसगढ़ में। क्या बोलेंगे? घास कांगेर, छत पर गेर, किसकी छत पर? इंदर की छत पर। किसकी छत पर? इंदर की छत पर। ठीक है। पंजाब का बच्चे हरी के वेटलैंड याद रखो, अबोहर है एक, तो अबोहर पार्क है और हरी के वेटलैंड ये नेशनल पार्क है। हरी के वेटलैंड ये नेशनल पार्क है भाई साहब। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो आपका रिफ्रैक्शन होता है हमें सूर्योदय से कितने मिनट पहले दिखाई देता है? सूर्य हमको लगता नहीं है कि पहले उदय हो गया, लालिमा सी दिख जाती है, ये कितने पहले दिखता है? तो क्या बोलोगे? 13 मिनट पहले, मिनट यूनिट दे रखी है 13 10, क्या बोलोगे? 2 मिनट पहले। लेकिन याद रख लेना सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी दिखता है, सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी, डूबने के बाद दिखता है, ऐसा लगता होगा नीचे कहां को चला गया सूरज, झांक के देख ले। सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी क्या है? ये दिखता है। ठीक है, कि छिप गया उसके बाद में भी ऐसा लगता है हमारे जो खेत है ना दूर उनमें भीतर को चला गया कहीं नीचे, लगता है ना पृथ्वी गोल है ना बच्चे, गोल तो नहीं है, कैसी है? लगभग गोलाभ है अगर हम ऐसे बात करें साइंटिफिक तरीके से, ओवलेट स्प्राइड है, मतलब ऐसी आकृति की वजह से। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जो भारतीय रिजर्व बैंक के उदारीकरण के कारण, रिजर्व बैंक के उदारीकरण, क्या बोलोगे? रिजर्व बैंक का उदारीकरण हो रहा है, उसके हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र का एक बैंक स्थापित करने वाला पहला बैंक था। तो पूछेगा आपसे, ये लाइन याद रखनी है, आरबीआई के उदारीकरण के बाद में, आरबीआई के उदारीकरण के बाद में बच्चे कौन सा बैंक बना? तो एसबीआई बना क्या इसके उदारीकरण के बाद में? तो उदारीकरण से आरबीआई का उदारीकरण ये जोड़ते हैं 1991 से, कैसे? 1991 से। एसबीआई तो 1955 का है दोस्तों, एचडीएफसी 1994 का है, आईसीआईसीआई है 1994 का, लेकिन एचडीएफसी से बाद में बना है। पंजाब नेशनल बैंक तो बहुत पहले का हो गया, 1894 का हो गया, लाला लाजपत राय जी के प्रयासों से जो बना। तो क्या बोलेंगे? हमेशा एचडीएफसी। हम सब करके बताओ कितने मेरे प्यारे दोस्त ऐसे हैं जो एचडीएफसी का पूरा नाम जानते हैं? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन। नहीं जानते? लिखो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है भैया, आगे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे? सॉरी 1895 ना पंजाब नेशनल बैंक, ये बताओ एक बार 1894 में क्या मैं सही लिख रहा हूं? पंजाब नेशनल बैंक, कितने बच्चे बोलेंगे पंजाब नेशनल बैंक 1894 में सही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 1895 है। ठीक है, कुछ अभी कितनी देर में कुछ कहने लग जाते हैं 1895। ठीक है भाई साहब, आ जाएंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि है? कभी कभी अगर मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुआ करूं तो तुम बता दिया करो, तब हेल्प किया करो मेरी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है? स्थिर जनसंख्या यानी कि इसको कहते हैं कि इस दौरान जनसंख्या बहुत तेज ना तो बढ़ी ना बहुत तेज घटी। तो कौन सी है आपका? 19 से 21 से लेकर के 51, ना बहुत घटी ना घटी। ठीक है। 1951 याद रख लेना बच्चे, 1948 का, 1948 में कौन सा एक्ट आया था? 1948 में याद रख लेना जनगणना एक्ट आया था। तो कई बार पूछता है जनगणना एक्ट आने के बाद में पहली जनगणना कौन सी थी? 1951 थी। और 1921 है, इसको हम बोलते हैं द ग्रेट डिवाइड। क्या बोलते हैं? जनसंख्या के संदर्भ में द ग्रेट डिवाइड किसको कहा जाता है? ग्रेट डिवाइड का मतलब होता है महान विभाजक वर्ष। ऐसा क्यों भाई साहब? ऐसा इसलिए भैया, महान विभाजक वर्ष इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्त 1911 से लेकर के जो 21 था, ये जो 10 साल का समय था, इसमें 0.31% की गिरावट हो गई। अभी तो जनसंख्या देखो कैसे भाग रही है, कोई रुक ही नहीं रहा, किसको पता नहीं। सैफ अली खान के कितने बच्चे हो गए, तभी बच्चे करे जा रहा है, बूढ़ा हो गया, पहली पत्नी उससे बच्चे, द्वारा करीना लगातार बच्चों को जन्म दिया जा रही है, तो अब कोई रुक ही नहीं रहा है। मतलब कि ऐसे समझो पता नहीं कहां जाके रुकना चाहते हो, करना क्या चाहते हो भाई, मतलब क्या सिद्ध करना चाहते हो? हम जान चुके हैं कि सैफ अली खान बाप बन सकते हैं, लेकिन बार बार प्रूव क्यों करना है? क्या बोलोगे? द ग्रेट डिवाइड ऐसे करीना विरोध नहीं करती पैसे के चक्कर में? गलत बात है। कहना चाहिए यार कि देश में जब एक नया बच्चा जन्म होता है ना, तो कहीं भुखमरी की वजह से कोई एक मरता है। ठीक है, पिछले वाले लोगों के पास में, हमसे पिछली पीढ़ी के पास में अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं थे, उन तक बातें नहीं पहुंचती थी, वो लोग शिक्षित नहीं थे। लेकिन आज इस शिक्षित समाज में आप जानते हैं कि जनसंख्या ऐसे बढ़ रही है, एक बच्चे का जन्म एक बच्चे को खा जाएगा, एक बच्चा इधर कुछ खाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमा रहे हैं हम अपने बच्चों को पाल सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है भाई साहब। बात ये आपके बच्चे ने जो खाया है ना, किसी के हिस्से का खाया है। इस दुनिया में आप जो खा रहे हो वो किसी के लिए कम पड़ रहा है। जो आप ऐसे खा के फेंक देते हो ना, बहुत सारा फेंक दिया खा के, ये आप किसी और के हिस्से का था, इसको तुम खा रहे थे, इसको तुमने बर्बाद कर दिया। ऐसे ही जितने नए बच्चे खाएंगे उतने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मरेगा। ये बात याद रख लो, ये बहुत जरूरी है। आप उन हिस्सों में जाके देखें जहां मतलब कोई एक सिंगल बच्चे को सर्वाइव नहीं करवा पा रहा है, तो हम दो हमारे दो नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। हम दो हमारे दो क्यों? अच्छा कॉन्सेप्ट चला है, बोले एक लड़का एक लड़की, क्यों ऐसा क्यों भाई? फिर किसी के 2 लड़की होगी तो वो तीसरा करेगा लड़के के चक्कर में, बोले लड़का होना चाहिए कि सोसाइटी ऐसा चाहती है। भाई साहब आपका इतना बड़ा साम्राज्य नहीं है, जिनको घर संभालना होता है लड़कियों ने घर संभाले हैं, जिनको सेवा करनी होती है माता पिता की, लड़कों से ज्यादा अच्छी सेवा लड़कियों ने की है। ऐसा कहीं कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं, लड़का होना चाहिए। तुम्हारे कहीं कोई 30,000 बीघे खेत नहीं है कि तुम्हारे लड़का होना जरूरी है। और अगर 30,000 बीघे खेत है भी, अगर वो लड़की के नाम पे हो जाएंगे और लड़की, मतलब ऐसी कौन सी दिक्कत है कि लड़का ही होना जरूरी है? ये समझ में नहीं आया आज तक। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, कोई पता कैसा कहता है? कह रहा कि जी एक ही लड़का था तो दूसरा कर लिया क्योंकि मम्मी जोर दे रही थी। मम्मी जोर दे रही थी, इस बात का क्या मतलब है? कह रहा घर में एक लड़की थी तो लड़का दूसरा हो गया क्योंकि घर के जोर दे रहे थे। घर के जोर दे रहे थे मतलब तुम्हारा जो जन्म हुआ है, ये इसमें तुम अपने कुछ फैसले नहीं कर सकते कि क्या जरूरी है। उसमें मम्मी क्या कहती हैं उसी पे करोगे, पापा क्या कहते हैं उसी के हिसाब से करोगे। और वैसे भी तुम सारी चीज मम्मी पापा की मानते हुए आए हो आज तक, जो ये बच्चा करने की बात तुम मान लेते हो। ऐसी कैटरीना मान लेती हो अपनी मम्मी की बात।
हाँ जी, राजकोषीय उत्तरदायित्व यानी कि बच्चे देखो अभी एमटीएस में पूछा गया एफआरबीएम, पहले तो कॉपी में ये लिखो बड़े-बड़े अक्षरों में। फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट पिछले 2023 में बच्चे 3 बार पूछा गया, सीएचएसएल पूछा गया, एसएससीजीडी पूछा गया, एमटीएस पूछा गया। एफआरबीएम का पूरा नाम क्या है? कब आया? 2003 में, 2004 में, क्या बोलेंगे जी 2003 में ये आया था। किसके लिए आया? राजकोषीय व्यवस्था में जो बच्चे सरकारी खर्च होते हैं, जो सरकारी व्यय होते हैं, उनको देख-रेख के लिए आया आपका। ऐसे ही मैंने आपको पहले भी बताया फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट फेरा कब आया था? 1973 में, और इसी फेरा को हमने 1999 में किसमें बदल दिया था? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा में बदल दिया था। फेमा में बदल दिया था। फेमा ए से मतलब एक्ट है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पिछली क्लासेस में आपको लिखवा चुका हूं, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर में पाई जाने वाली एक अस्थि का नाम है जो पैर में पाई जाती है? बोलेंगे जी पैर में पाई जाने वाली, ये देखो पैर में घुटने से नीचे देखोगे यार, घुटना उठा सकता हूं मैं क्या? नहीं सॉरी, पैर में घुटने से नीचे 2 हड्डियां होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? आपका फिबुला एंड टिबिया बोलते हैं, ठीक है? और जांग की क्या होती है? तो ये पटेला भी कहां पर होती है? पैर में पाई जाती है। इनकस स्टेपीज मैलियस, ये क्या है? ये कान की हड्डियां हैं। किसकी? ये कान की हड्डियां हैं, ठीक है? कान की हड्डी है, ठीक है? पटेला एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलोगे? कान की हड्डी। स्टेपीज क्या होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी होती है। कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी, ये स्टेपीज होती है। सबसे बड़ी हड्डी बताओ उसका क्या नाम है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है भाई साहब उसका नाम है फीमर। क्या बोलोगे? फीमर होती है। कौन सी होती है? फीमर होती है, याद रखेंगे, सबसे लंबी है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? पटेला कहां होगी? पैर में होगी, यानी कि घुटने में पाई जाती है। पैर पूरा होता है, वो नीचे वाले को पैर में बोला वो पंजा है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो सर्वोच्च चालकता वाली है, जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है? क्या बोलोगे? इस्पात होती है क्या भैया? एल्यूमिनियम होती है भैया? चांदी की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। चांदी का बच्चे एटॉमिक नंबर बताओ, परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 47 है। अच्छा कभी पूछे सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय कौन है, या पूछ ले सबसे ज्यादा तन्यता किसकी होती है? आघात वर्धनीय मतलब पीटने पर जिसकी सबसे ज्यादा चादर फैलाई जा सके, या सबसे ज्यादा जिसके तार खींचे जा सकते, तन्यता, तो ये कौन होगी? ये सोना है, ये गोल्ड है। क्या है? गोल्ड है भाई साहब, ठीक है? चेचक का टीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया था? चेचक के टीके को किसने खोजा था? लुई पाश्चर ने खोजा या फिर एडवर्ड जेनर ने खोजा? क्या बोलोगे? एडवर्ड जेनर ने खोजा था भाई साहब आपका 1776 में। इसीलिए इनको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी के फादर। क्या बोलोगे? इम्यूनोलॉजी के फादर कौन है? इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो क्या बोलेंगे? एडवर्ड जेनर है। और इम्यूनोलॉजी से मतलब क्या होता है? ऐसे भी पूछ सकता है, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? ये आपका जेनर है, ठीक है? अच्छा क्या बोलेंगे? लुई पाश्चर ने क्या खोजा जरा बताएं। ये जो लुई पाश्चर है इन्होंने क्या बनाया था? तो लुई पाश्चर ने बच्चे रेबीज का टीका, क्या बोलोगे? रेबीज का वैक्सीनेशन, रेबीज का टीका इन्होंने खोजा था। कोरोना का वैक्सीनेशन बड़ी गड़बड़ कर गया भैया, एक फिक्स सॉल्यूशन मिला ही नहीं, बड़ी तबाही लेकर गया 1885 में। रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की खोज की है, कोशिका के नाभिक की खोज। क्या नाभिक? कौन सा? कोशिका का नाभिक। कब खोज की? 1831 में। देखो इस नाभिक से आप रदरफोर्ड वाला नाभिक ना समझ लेना। एक परमाणु का नाभिक होता है, न्यूक्लियस ऑफ एटम जिसको हम बोलते हैं, परमाणु का नाभिक होता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी रदरफोर्ड ने की है। परमाणु के नाभिक की खोज की है रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड ने कब की थी? 1911 में की थी, ठीक है? रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की है भाई साहब? कोशिका की खोज की है। क्या आप बता सकते हैं रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की? यहाँ पर जितने भी ईयर हैं इनको आप महत्वपूर्ण चलो, एक एक ईयर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है नाभिक और कोशिका। नाभिक और कोशिका सबसे महत्वपूर्ण है। परमाणु का नाभिक 1911, आपका अगर बात करें कोशिका के नाभिक के 1831 में, कोशिका की खोज 1665 में। आपका बच्चे इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान यानी कि चेचक का टीका कब खोजा गया? 1776। लुई पाश्चर ने 1885 में। एक है बीसीजी का टीका किसने बनाया? क्या बता सकते हैं? बीसीजी का टीका जो टीबी के लिए लगता है, बीसीजी का जो टीका है ये किसने खोजा था? तो बीसीजी का टीका 1921 में भाई साहब आपका अल्बर्ट कैलमेट ने। क्या बोलोगे? इसी बार सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अल्बर्ट कैलमेट ने, और साथ में आपका गुएरिन थे इनके साथ में। कौन थे? गुएरिन इनके साथ में, जिन्होंने इसको खोजा था, गुएरिन, ठीक है? आगे आएंगे। हाल ही में पेप्सी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? रणवीर सिंह को बनाया है, रणवीर कपूर को, अक्षय कुमार को, या फिर ये गुटखा खाता है? इनमें से कोई नहीं। किसको बनाया है बताएंगे भैया? रणवीर सिंह। क्या बोलेंगे? रणवीर सिंह। ऐसे कह रहा अब मैं अक्षय कुमार भी, कौन सा क्या नाम है गुटखा का? पान मसाला नहीं, कुछ और नाम है। मैं अक्षय कुमार भी है जुबा केसरी। अब मैं अक्षय कुमार भी जुबा केसरी बोलता हूँ, बताओ इसको मुंह पे मारो। कोई बुलवा रहा था जुबा केसरी भाई, ऐसी बात करता है। अब भारत में क्या बोलोगे? पेप्सी में किसे अपने ऐसे किसी ने चटाका ठीक से लगा दिया, गुटका बाहर आ जाएगा इसका सारा एकदम से। तो रणवीर सिंह किसके बने? पेप्सी के। रणवीर कपूर किसके हैं बताएंगे एक बार? मित्रा के। मित्रा जानते हो जिससे कपड़े खरीदे जाते हैं, लड़कियां बहुत खरीदती हैं, लड़कियों से खरीदती हैं मीजो से, मीजो ऐप से कपड़े ढूंढती रहती हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके पास मतलब कपड़े उनको खरीदने नहीं देख लेती हैं, क्योंकि लड़कियों को बाजार में घूमने का शौक आता है। तो अभी बाजार तो जाती हैं, उनके पास ऑनलाइन शॉप वो है बहुत सारी, तो उनको खंगालती रहती हैं किस पे क्या है। ऐसे मित्रा के कौन है? आपका रणवीर कपूर है। एशियन पेंट्स पूछ ले, क्या बोले? एशियन पेंट्स पूछ ले तो ये कौन है? आपका रणवीर कपूर है। कोका कोला, क्या बोलोगे? कोका कोला के रणवीर कपूर है। सबसे एक नोट करना इंपॉर्टेंट, आयुष्मान खुराना। क्या बोलोगे? आयुष्मान खुराना किसके? आयुष्मान खुराना। क्या बोलेंगे? आयुष्मान खुराना के पास, तो क्या बोलेंगे भैया? आयुष्मान खुराना के पास यूनिसेफ बाल अधिकार। क्या बोलोगे? बाल अधिकार के लिए ब्रांड एम्बेसडर है। यूनिसेफ बाल अधिकार के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। C8 टायर के कौन है? C8 टायर के भैया, C8 टायर के नए बने हैं राणा डुग्गुबती। क्या बोलोगे? राणा डुग्गुबती जानते हो ना, जो बाहुबली में विलेन की भूमिका में, राणा डुग्गुबती। आपका रेडमी इंडिया के कौन है? रेडमी इंडिया के कौन है भैया? ये भी याद रख लेना, सोनू सूद है। किसके? सोनू सूद रेडमी इंडिया के। केरल पर्यटन का किसको बनाया गया? केरल पर्यटन जो केरल टूरिज्म है उसके लिए किसको बनाया गया? PR श्रीजेश को। किसको? PR श्रीजेश को बनाया गया है। अतुल्य भारत के पूछ ले, अतुल्य भारत के बच्चे, अतुल्य भारत के कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है? ये याद रखें। पूमा इंडिया, इसकी भी चेंज होगी, आपको पता होना चाहिए। पूमा की कौन बनी? आपका हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर बोले किस खेल से संबंध है इनका? हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से? तो आयुष्मान खुराना किसके बने बच्चे? यूनिसेफ बाल अधिकार के। C8 टायर राणा डुग्गुबती, रेडमी इंडिया सोनू सूद, केरल पर्यटन के लिए PR श्रीजेश, अतुल्य भारत के लिए नरेंद्र मोदी, और आपका पूमा के लिए हरमनप्रीत कौर है। हरमनप्रीत कौर है जी। क्रिकेट सही उत्तर आता हुआ बच्चे, बहुत गजब। आगे आएंगे अंतिम क्वेश्चन पर। अंतिम नहीं, सॉरी 3 और है। हाल ही में किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है? कौन सा राज्य है जो जल के लिए इतना गंभीर हो गया कि जल बजट लेकर के आया? तो ये केरल में है। क्या है? केरल में है, ठीक है? एक मैंने बोला था गर्मियों से राहत के लिए कूल रूफ ठंडी छतों के लिए परियोजना कहां पर चली? बोलेंगे कूल रूफ परियोजना कहां पर चली भैया? ये चली थी, याद है, तेलंगाना में। मैंने आपको बताई थी। कहां पर? तेलंगाना में मैंने आपको बताई थी। अगर पूछे केरल में या पूरे भारत में सबसे अच्छा जल रखरखाव किस क्षेत्र में होता है, तो जल रखरखाव सबसे बेहतर है आपका, सॉरी
जो जल रखरखाव है वो सबसे बेहतर है, रखरखाव सबसे बेहतर है बच्चे कहां पर, पेरियार में, पेरियार नेशनल पार्क में, किस पर, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में होता है। ठीक है, और देखो केरल की सरकार ऐसे बहाने बना रही है, अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया। क्या लगाया? एनजीटी ने इस पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया। किस बात के लिए? जो आर्द्र भूमि है ना, जो रामसर स्थल है, उनको ये ठीक से, रामसर स्थल को ठीक से संरक्षित नहीं कर रहा, ठीक से संरक्षण न देने के कारण। ठीक है, तो किस पर लगा ये जुर्माना? जुर्माना लगा है आपका केरल पर। ठीक है, और बच्चे केरल के सर्वोच्च न्यायालय से, सॉरी सर्वोच्च, वो याद रखो, केरल का सर्वोच्च सम्मान, केरल का सर्वोच्च सम्मान अभी दिया गया। केरल का सर्वोच्च सम्मान क्या नाम है? सर्वोच्च सम्मान का नाम है केरल ज्योति। तो पूछे आपसे केरल ज्योति पुरस्कार किसको मिला? तो भाई साहब केरल ज्योति पुरस्कार मिला है वासुदेवन नायर को। किसको? वासुदेवन नायर को मिला है केरल ज्योति पुरस्कार। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि कल आपकी क्लास नहीं होगी, क्योंकि कल मेरी हिस्ट्री की मैराथन क्लास है, सुबह 10 बजे से होगी, वीडियो परीक्षा के लिए होगी। तो एक संपूर्ण रिवीजन होगा, जो बच्चे उसको पढ़ चुके हो सुबह 10 बजे आप यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज आपका इतिहास अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है जुड़ने की, फिर आप इन क्लासेस का रिवीजन कर लेना। ठीक है, ये बात याद रखें। तो कल क्लास नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वहां वो क्लास होगी 5-6 घंटे की, तो उधर मेंटल कोई दिक्कत, बात समझ गए? थम्स अप तो कर दिया करो भाई। थावे उत्सव कहां मनाया गया है? थावे उत्सव कहां मनाया गया है? उड़ीसा में, बिहार में या फिर राजस्थान में? तो थावे उत्सव मनाया गया है भाई साहब बिहार में। ठीक है, बिहार में। ठीक है, और इस बार था ये 11वां उत्सव। क्या बोलोगे? इस बार भाई साहब ये 11वां उत्सव था। और यहाँ पर कौन कौन से लगते हैं बिहार में? राजगीर उत्सव कहां पर लगता है? बिहार में लगता है। मंदार महोत्सव पूछ ले, मंदार महोत्सव बिहार हम कहेंगे। तपोवन महोत्सव पूछ ले तो हम बिहार कहेंगे। मिथिला उत्सव पूछ ले तो हम क्या कहेंगे? तो भी भाई साहब हम क्या कहेंगे? बिहार कहेंगे। ठीक है, आगे आएंगे। हाल ही में वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, वंचित मतलब जिनके पास अभाव है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया? तो ये समग्र शिक्षा अभियान था जो 746 कस्तूरबा विद्यालय हैं, वहां पर लड़कियों को बच्चे मजबूत बनाने के लिए उनको संरक्षण एवं सुरक्षा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। तो कितने चिन्हित किए गए इसमें याद रखिएगा? 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय जो विद्यालय हैं इनको चिन्हित किया गया है। 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय इसमें चिन्हित किए गए हैं। और ये कहां पर चली है? उत्तर प्रदेश में चली है। अभी 2023 पूछे, 2023 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर हुए? क्या बोले? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर हुए हैं? तो ये बच्चे आपका यूपी में हुए हैं, उत्तर प्रदेश में हुए हैं। यूपी में क्या हुआ है? महाभारत और रामायण, क्या बोलोगे? महाभारत और रामायण सर्किट, क्या बोलोगे? रामायण सर्किट बनाने की बात की गई है, महाभारत और रामायण सर्किट। और यूपी की बच्चे योजना हमेशा याद रखो, हर स्टेट की जो मैं आपको बताता हूं योजना है, सीएम सामूहिक विवाह योजना। क्या बोलोगे?